नमस्कार दोस्तों, स्वरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिगम का रिवीजन क्लास लेके आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन में परिशिक्षित, अप्रशिक्षित, कुछ डिग्रीधारी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यालय में शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक जो है प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी जो है ट्रेन टीचर होना चाहिए। जैसे आप लोग बीएड में एडमिशन कराइएगा तो कहते हैं ना कि हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग आगे जाके क्या बनेंगे, ट्रेन टीचर बनेंगे, यानी प्रशिक्षित होंगे। जब आप विद्यालय पीरियड में रहेंगे यानी आप अपने कॉलेज में रहेंगे तब आप पुपिल टीचर कहलाएंगे, यानी प्रशिक्षु शिक्षक कहलाएंगे। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो ऑप्शन में मूल्यांकन, अधिगम, उद्देश्य, अच्छी लिखावट। तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है, तो उद्देश्य होता है। आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए पढ़ाई को छोड़ के मान लीजिए घर बना रहे हैं, उसके पीछे सबसे पहला उद्देश्य रहता है कि हमको अच्छा घर में रहना है, बारिश से बचना है। ठीक है, तो उद्देश्य, किसी भी काम के पीछे एक उद्देश्य होता है पहला। ठीक ना। तो इसी तरह शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहला चरण कौन होता है, तो उद्देश्य होता है। माता पिता अपने बच्चों के दैनिक जीवन में विकास के लिए जो विद्यालय भेजते हैं उसके पीछे यह उद्देश्य होता है कि मेरा बालक अच्छा बने, आगे जाके समाज में अच्छा व्यक्ति रहे, उसको इज्जत प्रतिष्ठा मिले। ठीक है, उसका ज्ञान अच्छा हो। तो इस सब के लिए जो है माता पिता अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, तो उसके पीछे क्या था, माता पिता का उद्देश्य था। ठीक ना। अब देखिए शिक्षण प्रक्रिया का आपको पूछेगा कि अंतिम चरण, जैसा कि कई बार आपको पिछले सेट में बता चुके हैं कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन होता है, तो मूल्यांकन होता है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आगम विधि में शिक्षण कौशल कैसा होता है। तो ऑप्शन में बहुत आसान, सरल से कठिन, कठिन से सरल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आगम विधि में जो है शिक्षण कौशल कैसा होता है, तो सरल से कठिन होता है। यानी जब आगम विधि का प्रयोग करके टीचर आपको कक्षा में पढ़ाएगा तो सबसे पहले एग्जाम्पल देगा, उदाहरण देगा, उसके बाद आपको कोई अगर लिखवाना होगा तो कॉपी में लिखवाएगा। ठीक है, तो यह क्या हुआ कि आसान से कठिन की ओर जाना। उसके बाद यही हम निगमन विधि की बात करते हैं, तो उसमें क्या करता है कि टीचर पहले आपको थ्योरी लिखा देगा या फिर कॉपी में जो भी नोट्स लिखाना है उसके बाद उदाहरण देता है। ठीक है, तो वो हो जाता है आपको कठिन से सरल। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके माध्यम से पुस्तकालय के पुस्तक का विवरण रखा जाता है। तो ऑप्शन में पुस्तक, समाचार पत्र, पुस्तकालय रजिस्टर, विद्यालय रजिस्टर। तो देखिए जब आप कॉलेज में नामांकन लेंगे और आपके कॉलेज में यदि पुस्तकालय होगा, अगर आप मान लीजिए 10 दिन या 15 दिन के लिए पुस्तकालय से किसी पुस्तक को लेते हैं तो फिर उसका लेखा जोखा कहाँ रहेगा। ठीक है, तो उसका विवरण कहाँ रहेगा, तो उसका विवरण रहेगा पुस्तकालय के रजिस्टर पर। ठीक है, तो आपको बता दें कि पुस्तकालय के पुस्तक का विवरण कहाँ रहता है, तो पुस्तकालय के रजिस्टर पर रहता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में एनसीईआरटी पुस्तक लागू होता है। तो ऑप्शन में 6th क्लास, 9th क्लास, 12th क्लास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिहार में जो है एनसीईआरटी का पुस्तक कब से लागू होता है, तो 9वीं क्लास से लागू होता है। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक जो है बीटीबीसी का बुक चलता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुआ था। तो ऑप्शन में 1937, 1952, 1964, 1988। तो देखिए कोठारी आयोग की नियुक्ति जो है 1964 में हुआ था। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर दौलत राम कोठारी इनके अध्यक्ष थे। और आपको बता देते हैं कि इस आयोग के बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य यह था कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार हो, और इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बहुत सारे प्रतिवेदन दिए। ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला था कि बालक और बालिकाओं को माध्यमिक विद्यालय में गणित की शिक्षा दी जाए, विज्ञान की शिक्षा दी जाए, वित्त प्रबंधन की बात किया था कि पूरे देश के जो है वित्त प्रबंधन का 6% जो है आपको शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। तो ये था कोठारी आयोग की अनुशंसा। उसके बाद देखिए वर्धा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, तो 1937 में हुई थी। मुदालियर आयोग की नियुक्ति, जिसे दूसरा नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग, उसकी नियुक्ति 1952 में हुई थी। और जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है।
आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप लोग के लिए हम एक स्पेशल नोट्स तैयार किए हुए हैं। मात्र आपको छोटा सा हेल्प मांग रहे हैं, मात्र 99 रुपया पेमेंट करके। ये मेरा नंबर है 7050387142, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और फ़ोनपे गूगल पे भी नंबर है। आप इस पर 99 रुपया पेमेंट करके आप जो है स्पेशल नोट्स ले सकते हैं। देखिए आप 1.5 लाख रुपया फंसाएंगे कल को जाके बीएड में, उससे बेहतर है कि अभी आप इतना तैयारी कीजिए कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए और गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री में नामांकन होता है। ठीक है, बस आंशिक जो है 11,000 रुपया लगता है और उससे ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर आप नोट्स लीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा किस भाषा में देनी चाहिए। तो ऑप्शन में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, अंग्रेजी में। तो देखिए माध्यमिक स्तर पर शिक्षा किस भाषा में देनी चाहिए, तो क्षेत्रीय भाषा में देनी चाहिए। और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो है मातृभाषा में देनी चाहिए। भारत की राष्ट्रीय भाषा किसको माना जाता है, तो आपको हिंदी को माना जाता है राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शिक्षण विधियां हैं। तो ऑप्शन में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, इनमें से सभी। तो देखिए इसमें शिक्षण विधियां कौन कौन है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि भी जो है शिक्षण विद्या है, व्याख्यान विधि शिक्षण विद्या है और प्रदर्शन विधि भी शिक्षण विद्या है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को अभ्यास के लिए दिए गए कार्य की जांच शिक्षक को कहाँ करनी चाहिए। तो ऑप्शन में घर में, बाजार में, मंदिर में, कक्षा में। तो देखिए छात्रों को जो अभ्यास दिया जाता है शिक्षक के द्वारा उसकी जांच जो है कहाँ करनी चाहिए, तो कक्षा में करनी चाहिए। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वुड डिस्पैच कब आया था। तो ऑप्शन में 1854, 1855, 1954 और 1955। तो देखिए वुड डिस्पैच जो है आपको आया था 1854 में। और आपको बता दें कि यह जो है पाश्चात्य शिक्षा से संबंधित था और इसमें कहा गया था कि प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए और उस शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा में देनी चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया था कि उस शिक्षा जो है आपको उच्च वर्ग को दिया जाए और उससे छन छन के जो है निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगा। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक की प्रारंभिक अवस्था कौन होती है। तो ऑप्शन में शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए बालक की जो है प्रारंभिक अवस्था कौन होती है, तो शिशुअवस्था होती है और इसकी अवधि होती है आपको 1 से लेकर 6 वर्ष तक। उसके बाद देखिए बाल्यावस्था की अवधि होती है 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था की अवधि होती है 12 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था की शुरुआत होती है 19 वर्ष से। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन विधि किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि किंडरगार्टन विधि जो है किससे संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। प्राथमिक विद्यालय में जो है बच्चों को रुचि देने के लिए वहाँ उसके लिए जो है खिलौना का व्यवस्था किया जाता है, झूला इत्यादि का व्यवस्था किया जाता है जिससे उसको विद्यालय में रुचि है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूर दराज के छात्रों के लिए विद्यालय में क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन में पानी की व्यवस्था, छात्रावास, अच्छी सड़क, पुस्तक की व्यवस्था। तो देखिए दूर दराज के छात्रों के लिए जो है विद्यालय में क्या होना चाहिए, तो छात्रावास की व्यवस्था होना चाहिए। ठीक ना। क्योंकि छात्रावास जो है दूर दराज के छात्रों के लिए ही बनाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो देखिए राष्ट्रीय बाल बोर्ड की जो है अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है और इसकी स्थापना हुआ था 1974 में। और यह क्वेश्चन हम आपको पिछले कई सेट में बता भी चुके हैं। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में किसको महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन में है महिला शिक्षक को, पुरुष शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, सहायक शिक्षक को। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा में जो है महिला शिक्षक को जो है महत्व दिया जाता है क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चा छोटा होता है और उसको ममत्व की ज़रूरत होता है, यानी ममत्व भावना का, वो अपनी माँ के पास ज़्यादा रहना चाहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो है जितना भी अनुपात में जो है महिला शिक्षक की जरूरी है प्राथमिक विद्यालय में उसकी नियुक्ति की जाए। क्योंकि देखिए महिला शिक्षक में क्या होता है ना कि ममत्व होता है और वह बच्चा को ज़्यादा डांटता नहीं है और वह अपने बच्चों की तरह उसको जो है देख रेख करके उसको पढ़ाता है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक के शारीरिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन में अनुवांशिक गुण, पौष्टिक आहार, वातावरण, उपयुक्त सभी। तो देखिए बालक के जो है शारीरिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो उपयुक्त सभी का, यानी अनुवांशिक गुण का भी पड़ता है,
पौष्टिक आहार अगर नहीं खाएगा सही से तो इस पे भी पड़ता है शारीरिक ये प्रभाव। उसके बाद देखिए वातावरण का प्रभाव पड़ता ही है, अगर आप दूषित वातावरण में रहते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे, तो इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है शारीरिक विकास पर, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन में आरक्षित और अल्पसंख्यक बालिका को, आरक्षित और अल्पसंख्यक बालक को, सामान्य बालक को, सामान्य बालिका को। तो देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ाया जाता है आरक्षित और अल्पसंख्यक बालिका को पढ़ाया जाता है। और आपको बता दें कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना 2004 में हुआ था और इसके तहत 6 से लेके कक्षा 8 तक के ये जो है आरक्षित और अल्पसंख्यक बालिकाओं को आवासीय सुविधा और भोजन सहित पढ़ाया जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय में कौन मानवीय संसाधन है, तो ऑप्शन में विद्यालय भवन, श्याम पट, पुस्तकालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से जो है मानवीय संसाधन कोई नहीं, तो इसका ये आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्यालय भवन जो है भौतिक संसाधन है, श्याम पट भी भौतिक संसाधन है और पुस्तकालय भी विद्यालय में भौतिक संसाधन है। और देखिए आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन में मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, इनमें से सभी। तो देखिए विद्यालय में इनमें से सभी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा का प्रयोग तो किया ही जाता है व्याख्यान विधि में, लिखित भाषा का प्रयोग किया ही जाता है, मान लीजिए शिक्षक अगर श्याम पट पर लिखते हैं या फिर कोई छात्र छात्रा या अपने कॉपी पर लिखते हैं। उसके बाद देखिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो है मुख्य बधिर विद्यालय में किया जाता है, यानी जो है इन सभी भाषाओं का प्रयोग जो है विद्यालय में किया जाता है। और भाषा 3 प्रकार के होते ही हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हम आप लोग से अपेक्षा करते हैं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए और यदि क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।